साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। आज के अध्याय में हम एक नई बात समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं रिगार्डिंग द डिवोर्स केसेस। अगर डिवोर्स फाइल कर रहा है हस्बैंड। साथियों, जो जजमेंट, जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा उसमें आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो अपीलांट या जो एप्लीकांट है वो एक जुडिशियल ऑफिसर है। और जुडिशियल ऑफिसर होने का मतलब ये नहीं कि आपको सारी विधियों की जानकारी हो चुकी है। यहाँ भी उनसे कई गलतियाँ हुई हैं, ऐसी गलतियाँ जिस कारण उन्हें एक बार तो डिवोर्स केस में शिकस्त खानी पड़ी। यहाँ तक कि जब मामला अपील की स्टेज में गया तो अपीलांट कोर्ट ने कहा कि जो आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं हम रिकॉर्ड पर नहीं लेंगे, और ये तक कमेंट किया हाईकोर्ट ने कि डॉक्यूमेंट जो रिकॉर्ड पर हैं उन्हें मजिस्ट्रेट साहब एग्जिबिट तक नहीं करा पाए। अंतोगत्वा कुछ ऐसे क्लूज हाथ में लगे जिस कारण डिवोर्स तो मिल गया, पर ये जजमेंट एक बड़ी सीख हमें देकर जाता है कि अगर हम डिवोर्स केस को कंटेस्ट कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा ताकि हम इजीली एक मजबूत पक्ष रिकॉर्ड पर रख सकें। अन्यथा ऐसा हो जाएगा कि आप किसी भी रूप में अपने पक्ष को रिकॉर्ड पर नहीं रख पाएंगे और सही होते हुए भी आपको शिकस्त खानी पड़ सकती है। साथियों, जजमेंट जो है ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का है। अविनाश कुमार त्रिपाठी वर्सेस प्रियंका त्रिपाठी जजमेंट का टाइटल है। 13 दिसंबर 2023 को ये जजमेंट जो है पारित हुआ है, जिसका अपील नंबर है 1664/2018। साथियों, यहाँ पर दो चोट हुई। पहली बात, मजिस्ट्रेट साहब खुद डिवोर्स केस हारे और पत्नी का जो दावा था साथ रहने का वो भी स्वीकृत हो गया। अब इनके लिए बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो दावा खारिज नहीं होता है साथ रहने वाला, तो इनको पत्नी को साथ रखना पड़ेगा, एक ऐसी पत्नी जिसके गंभीर आरोप मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर है। तो एक एक पॉइंट को हम समझते चलेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। साथियों, इस केस में जो हस्बैंड अपीलांट है उसने एक अपील जो है प्रेफर करी एज पर सेक्शन 19 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट। उसका कहना है कि जो जजमेंट है ट्रायल कोर्ट का जिसके तहत उसका डिवोर्स पिटिशन खारिज किया गया है वो गलत है। और इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जो वाइफ के पक्ष में डिक्री है रिगार्डिंग रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, जिसके तहत मुझे ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ जाकर रहूं, ये भी गलत है और इसको भी जो है सेटिस्फाइड किया जाए। साथियों, ब्रीफ फैक्ट्स क्या है कि जो हस्बैंड है उसकी शादी रेस्पोंडेंट के साथ 20 फरवरी 2011 को हुई। उस समय जो अपीलांट है वो जुडिशियल सर्विस में था। अब साथियों, कई बार लोग कहते हैं कि भाई जज बन जाओ, फ़ायदा रहेगा, गवर्नमेंट जॉब है, सिक्योर्ड जॉब है, पर यहाँ पर जज होने के बावजूद भी उसको दर दर की ठोकरें जो है खानी पड़ी और परेशानी अलग भुगतनी पड़ी। तो कहने की बात है कि चाहे जज हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इस देश का कोई आम इंसान हो, सबके लिए एक ही प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ेगा अगर उनको रेमेडी कोर्ट से चाहिए। साथियों, इस मामले में जो लड़की है उसके कई गंभीर आरोप थे, बट उन पर जाने से पहले हमें एक फैक्ट जो है नोट करना है कि 27/8/2012 को मीन शादी के बहुत शॉर्ट टाइम बाद ही इन्हें एक बच्ची हुई जिसका नाम था कुमारी आराध्या। शादी के बाद जो बिहेवियर था वो काफ़ी हार्श था, ऐसा आरोप है पति का। वाइफ जो है थ्रेटन करती है हस्बैंड को और उसके साथ इल ट्रीटमेंट करती है। इट कम्स विद द प्रीव्यू ऑफ क्रुएल्टी, ये भी आरोप हस्बैंड का है। उनका ये भी कहना है कि वाइफ जो है वो धमकी देती है टू इम्प्लीकेट इन फॉल्स केसेस, और ये धमकी ना सिर्फ मुझे अपितु मेरे परिवार को भी मिलती है। उनका ये भी कहना है कि वो मेरे करैक्टर पे जो है डाउट करती है। जब मैं बैडमिंटन खेलने जाता हूँ तो ये कहती है कि तुम शराब पीने जाते हो और तुम्हारे कई औरतों से अवैध संबंध है, तुम एक वुमेनाइजर हो। उनका ये भी कहना है कि 16/6/2011 को जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उसने घर के बाहर आके जो है तमाशा किया। मैंने इस मैटर को जो है पुलिस को रिपोर्ट किया और जिस पर पुलिस वाले जो है घर पर आए, मैटर में इंक्वायरी किया और रिस्पोंडेंट ने मेरे ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं कि मेरे वुमेन जजेस के साथ जो मेरे साथ पोस्टेड हैं उनसे मेरे अवैध संबंध हैं। उसका ये भी कहना है कि मैं ख़राब किस्म का व्यक्ति हूँ। उसके आरोप स्कैंडलस हैं, उसके आरोप जो हैं वो गलत हैं, मेरी छवि को प्रभावित करने वाले हैं। उनका ये कहना है कि मैंने हमेशा ही जो है अच्छा व्यवहार किया, जबकि मेरी पत्नी ने मेरे साथ जो है मिसबिहेव किया, जिससे मैं डिस्टर्ब हो चुका हूँ, मेंटल स्ट्रेस में आ चुका हूँ। वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती है, उसने मेरा परित्याग कर दिया है। इवन मैंने प्रयास भी करा कि मेरा घर बस जाए, पर अब मेरा घर नहीं बस सकता। ये स्टोरी एक आम इंसान की है, ये वैसे की वैसी स्टोरी एक जज की भी है। तो कहने की बात यह कि है तो वो इंसान ना भाई, अब आज का घर नहीं बसा तो उसे भी कोर्ट में आना पड़ा और सारी बातों को बताना पड़ा। तो जब भी आप कोर्ट में जा रहे हैं तो बातें खुल के लिखें। इन्होंने बातें लिखी बट कुछ गलतियां हुई हैं इनसे, वो गलतियां क्या हुई हैं मैं आपको आगे जो है स्पेसिफिक करूँगा। वाइफ ने जो है इसका अपोज किया
उसका कहना यह है कि जो भी मुझ पर आरोप है ये आरोप गलत है। खासकर जो आरोप 22/3/13 की घटना को लेकर जो मुझ पर लगाया गया है। इनका कहना यह है कि जब मैं घर पर आया तो जो मेरी पत्नी है उसके घर वाले हैं ऑलरेडी आए हुए थे। इन्होंने मारपीट करी, थ्रेटनिंग करी और मैंने इस मैटर को रिपोर्ट किया कंसर्न सीजीएम को। वो आ गए, अन्य मजिस्ट्रेट भी आ गए, मैटर पुलिस को इन्फॉर्म हुआ, फाइनली जो है रिपोर्ट लॉन्च हुई। इनका कहना है कि ये इस तरह का बिहेवियर है कि अब सहन नहीं होता, ये एक्सट्रीम बिहेवियर है, मुझे मेंटल डिस्ट्रेस है, अगर ये मेरे साथ में रही तो मैं किसी भी रूप में अपना जुडिशियल फंक्शन जो है डिस्चार्ज नहीं कर पाऊंगा। इन्होंने जो है पिटिशन डिवोर्स की फाइल करी और अल्टीमेटली जहां वाइफ रहती है वहां पर एक केस जो है ट्रांसफर हो गया बाय द वर्च्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। पहली गलती ये है इनसे कि इन्होंने टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं लिया। आप ध्यान रखिए हमेशा कि जब भी आप डिवोर्स लगा रहे हैं और आपकी पत्नी जो है अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा रही है ट्रांसफ़र के लिए, तो वहाँ पर एक बेसिक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम है डॉक्टर राजेश्वर वर्सेस आकांक्षा, जिसके तहत आप कोर्ट से ये कह सकते हैं कि भले आप ट्रांसफ़र कर दें, बेशक कोई दिक्कत नहीं, बट पॉइंट इज़ दैट कि वी वांट अ स्पीडी डिस्पोजल। तो उस केस में 9 महीने में डिस्पोजल के ऑर्डर दिए थे और ऐसे कई जजमेंट भी आए हैं कि जहां पर कोर्टें जो हैं ऑर्डर कर रही हैं स्पीडी डिस्पोजल के। और आपको एक बात जो है ध्यान रखनी, सेक्शन 21 भी हिंदू मैरिज एक्ट का जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्लीडिंग्स को इंश्योर जरूर करें। साथियों, वाइफ ने जो है यहाँ पर रिटर्न रिप्लाई जो है फाइल किया, उसने एलिगेशंस को डिनाई किया। उसका कहना है कि मेरे साथ जो है मिसबिहेव है, मेरे साथ जो है इंसल्ट की रहती है। उनका कहना है कि ये जो लड़का है ये जज है जिसके हिसाब से जो है डाउरी नहीं दी गई। उनका ये भी कहना है कि ये लोग कार मांगते हैं, ये लोग कैश मांगते हैं 45 लाख रुपए। जब डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो अल्टीमेटली मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। मैंने कभी भी न्यूसेंस नहीं करा, ना ही मेरे घर वालों ने किया और ना ही मैंने कोई झूठे आरोप लगाए हैं। ये इनकी मनगढ़ंत कहानी है। केवल और केवल पैसों की मांग को लेकर मुझे अपने पीयर बैठा दिया गया है। ये एक ऐसा केस है जहां पर एक जज अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का, अपने स्टेटस का मिसयूज़ कर रहा है। मुझे न्याय दिया जाए। अब साथियों, अब सिस्टम के सामने दो लोग थे। एक तरफ तो वो जज जिस पर ये स्थिति बनती है कि वो अपनी पोजीशन का, स्टेटस का उपयोग करते हुए वाइफ को तड़पा सकता है, और एक तरफ वो महिला जो ये कहती है कि ये अपने स्टेटस का दुरुपयोग कर रहा है और मुझे प्रताड़ित कर रहा है। अब यहाँ पर चेक बैलेंस की थ्योरी जो है कोर्ट को अपनानी थी। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वाइफ ने सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का मुकदमा किया और हस्बैंड का जो है डिवोर्स का मुकदमा था, जिस कारण दोनों ही मुकदमे को कॉन्सोलिडेट एक किया गया, एविडेंस रिकॉर्ड की गई और उसके बाद यहाँ पर फाइनल बैच सुन के हस्बैंड जो है वो केस को हार गया और वाइफ जो है वो केस को जीत गई। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो भी आरोप थे हस्बैंड के वो जांच में अप्रमाणित पाए गए, ऐसा कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। ये मामला जो है अपील में गया। अपील की सुनवाई के दौरान हस्बैंड ने एक अर्जी जो है दाखिल करी कि मेरी कुछ एडिशनल एविडेंस है उसको रिकॉर्ड पर रखा जाए, जिसे कोर्ट ने रिकॉर्ड पर नहीं रखा। यहाँ पर साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात, जजमेंट के पैरा नंबर 14 में कोर्ट ने लिखा है कि एविडेंस भले ही रिकॉर्ड पर है पर उन्हें एग्जिबिट तक नहीं करा पाए। एडिशनल एविडेंस हम रिकॉर्ड पर कैसे ले लें? अगर हम लेते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि ये पावर स्प्रैंगली यूज़ करनी है, उसका घोर उल्लंघन होगा। तो ये भी इनसे गलती रही कि हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जज हैं तो आपको सारी जानकारियाँ होंगी, तो आपको जानकारियाँ जुटानी होंगी, आपको एक अच्छी प्लीडिंग्स करनी होगी, एक अच्छी ड्राफ्टिंग भी करनी होगी। साथियों, यहाँ पर हस्बैंड ने वापस से अपना केस जो है पुटअप किया। उसका कहना है कि वाइफ के आरोप जो है गंभीर है, मुझसे वो मिसबिहेव करती है, मुझे वो मारते पीटते हैं, मैंने इस मामले में एफआईआर तक कटाई है, मेरी एमएलसी तक हुई है। ये सारे एविडेंसेस को जो है कोर्ट ने नहीं देखा, अपितु हमारे खिलाफ जो काउंटर एफआईआर्स थी उसमें भी हमें जो है बेल लेनी पड़ी, प्रताड़ित होना पड़ा और हमारा सोशल स्टिग्मा जो है काफ़ी अफेक्ट हुआ है। यहाँ पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण जजमेंट पर रिलाई किया जिसका नाम है के श्रीनिवास राव वर्सेस DA दीपा। जजमेंट है 2013 वॉल्यूम 5 SCC पेज 226, जहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर एलिगेशंस अनवारंटेड हैं ऑन द हस्बैंड और ऑन द इन लॉज, जिसका बेसिस और सब्सटेंस नहीं है, इस सिनेरियो में मैरिज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और वहाँ पर तलाक जो है दिया जाना चाहिए। साथियों, यहाँ पर जो एविडेंस है रिकॉर्ड पर आई उसमें कोर्ट ने यह माना कि वाइफ का जो बिहेवियर है वो इल ट्रीटिंग है। वो कहती है कि जो ये हस्बैंड है उसके अवैध संबंध है, जिसकी पुष्टि कई गवाह भी जो है करते हैं। ऐसे आरोप जो बगैर सब्सटेंस के हैं पर जिन्हें लगाने से हस्बैंड का जो सोशल स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा है, स्टेटस है, वो अफेक्ट हुआ है। उनका ये भी कहना है कि इनकी रिलेशनशिप जो है बिटर है और आए दिन जो है इनके बीच में मारपीट होती रहती है। तो इस सिनेरियो में ये क्लियर है कि वाइफ का जो बिहेवियर है वो इल ट्रीटिंग है और जिस सिनेरियो में क्रूरल्टी को अज्यूम किया जा सकता है। साथियों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेस्पोंडेंट ने एलिगेशंस को अपोज किया। उसका कहना है कि हमने कोई भी ऐसे आरोप नहीं लगाए, दहेज की मांग को लेकर हमें घर से बाहर निकाल दिया गया और अल्टीमेटली ये जज जो है अपनी पोजीशन का नाजायज़ दुरुपयोग कर रहा है। और कुछ जजमेंट्स पर उन्होंने भी रिलाई किया जहाँ पर ये लिखा गया कि मेयर एलिगेशंस आर नॉट सफिशिएंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जो सब्सटेंस रिकॉर्ड पर है, उनको प्रूव भी करना पड़ेगा। तो साथियों, कोर्ट ने यहाँ पर फैक्ट्स को देखा,
सर्कमस्टेंसेस को देखा तो कोर्ट ने कहा जो भी एविडेंस और फैक्ट रिकॉर्ड पे उससे हम कुछ कंक्लूजन जो है ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर जो वाइफ है वो इल्ट्रेट करती है, हस्बैंड करेक्टर पे जो है डाउट करती है, फॉल्स एलिगेशन लगाती है, उन्हें जमानतें लेनी पड़ती है और ये व्यक्ति जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। कौन व्यक्ति अपने आप पर बुरे आरोप लगाकर अपने आप को बदनाम करके जो है डिवोर्स देगा। तो कोर्ट ने कहा इन फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस में दिखता है कि यहाँ पर जास्ती हुई है, यहाँ एक फिट केस था डिवोर्स का, उसके बावजूद भी डिवोर्स जो है ग्रांट नहीं किया गया है। तो कोर्ट ने फैक्ट्स को, स्थितियों को देखते हुए यहाँ पर डिवोर्स को जो है ग्रांट किया। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या लिखा? फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर दैट द एक्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट कॉन्स्टिट्यूट क्रुएल्टी ऑफ सीवियर नेचर। इट कुड नॉट बी अ क्रुएल्टी ऑफ नॉर्मल वियर एंड टीयर। इन फैक्ट द एलिगेशंस ऑफ वाइफ आर सीरियस। इस सिनेरियो में जजमेंट जो है और जो लीगल पोजीशन है उसको देखते हुए जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसको सेटिस्फाइड किया जाता है। तो कोर्ट ने अपने फैसले में ये लिखा कि वाइफ का जो हैरेसमेंट है वो केवल कन्फाइंड नहीं है घर तक। शी डाउट ऑन द करेक्टर ऑफ द हस्बैंड, उसके अलावा उसे ड्रंकर्ड मतलब पियक्कड़, उसे वुमेनाइजर और उसे लूज करेक्टर का व्यक्ति कहती है, उसे मारती पीटती है, उसके खिलाफ एफआईआर कटाती है, डावरी हैरेसमेंट की बात कहती है और उसके अलावा उसके जो सीनियर अधिकारी हैं वहाँ तक कार्रवाई की बात करती है और डिसिप्लिन एक्शंस की मांग करती है। तो ऐसा क्लियर है कि वाइफ हर सूरत में बदला लेना चाहती है, हस्बैंड को जेल पहुंचाना चाहती है, उसके कैरियर को, उसके सर्विस को अफेक्ट करना चाहती है। तो इट इज़ अ फिट केस वेयर क्रुएल्टी कुड बी अज्यूम। तो कोर्ट ने फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए हस्बैंड को जो है डिग्री ऑफ डिवोर्स जो है ग्रांट किया। तो साथियों इस फैसले से हम 6 बातें जो हैं सीख सकते हैं। 6 बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, नोट कीजिए उसको। सबसे पहली बात, जब भी आप डिवोर्स केस फाइल कर रहे हैं तो एलिगेशंस को स्पेसिफिक कीजिए। दूसरी बात, एलिगेशंस को विथ एविडेंस सपोर्ट कीजिए, जिसको कहते हैं एविडेंस विथ सपोर्टिंग एविडेंस। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, इस फैसले में लिखा भी है कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई जजमेंट है जहाँ पर ये स्पष्ट है कि अगर आपका फैक्ट है और सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है तो उस सिनेरियो में आपकी प्लीडिंग को जो है लुकआउट नहीं कर सकते। प्लीडिंग तभी कंसिडर होगी जब वो सपोर्टेड बाय एविडेंस हो, चाहे वो ऑक्यूलर हो चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, जिसके लिए आप सेक्शन 59, सेक्शन 60, सेक्शन 62, सेक्शन 64 इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रोविजंस देख सकते हैं। तीसरी बात, जो भी एविडेंस आप रिकॉर्ड पर लेके आ रहे हैं इट शुड बी कंसिस्टेंट। अगर वो एविडेंस कंसिस्टेंट नहीं है, उसके बयान में विरोधाभास है, तो वहाँ भी आपको डैमेज हो सकता है। चौथी बात, आपकी वाइफ का स्टैंड किया है, ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल फैक्टर होता है। पांचवी बात, अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसको प्रॉपर्ली एग्जिबिट करें, ये नहीं कि हम किसी के भरोसे बैठ गए। आपको एक चीज़ को जो है देखना है, गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। और छठी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप अपना केस जो है पुटअप कर रहे हैं तो आपको केस पुटअप करना है ऑफ सीवियर क्रुएल्टीज, जिसके कॉन्सिक्वेंस में अज्यूम कोर्ट कर सके कि आपको मेंटल डिस्ट्रेस हुआ है। अगर आप स्पेसिफिक केस पुटअप नहीं करते हैं, मियर वियर एंड टीयर कुड नॉट बी अ बेसिस टू अज्यूम अ सीवियर क्रुएल्टी, तो वहाँ पर डिवोर्स केस आप हार जाएंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, इससे आपको एनलाइटन किया होगा, आपकी लीगल नॉलेज को एनहेंस किया होगा। तो साथियों, लीगल एजुकेशन की सीरीज में नए टॉपिक्स जो है लाते रहेंगे। आपको अगर अपने आप को अपडेट रखना है, जागरूक रखना है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा ताकि नवीन जानकारियां आप तक जल्द जो है पहुंच सके। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय श्री राम, जय बालाजी की।